आज मैं आप लोगों के सामने प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि पर विचार करने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए। प्रयोगवाद हिंदी कविता का एक ऐसा आंदोलन है जिसके उद्भव, लक्ष्य और स्वरूप को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है। आज तक यह विवाद सुलझा नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। अज्ञे के तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुई। इसके विपरीत सुमित्रा पंत की मान्यता है कि प्रयोगशील कविता का जन्म छायावाद काल से ही हुआ। इस संदर्भ में उनका तर्क है कि प्रसाद के ने प्रलय की छाया और करुणा की कछार लिखकर वस्तु तथा छंद संबंधी प्रयोग आरंभ कर दिए थे। अस्तु प्रयोगवादी साहित्य के उद्भव के पूर्व हिंदी साहित्य में जो प्रयोग हुए उनमें आंतरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया और जीवन को ही प्रयोग रूप में ग्रहण किया गया। किंतु आज का प्रयोगवादी साहित्य आंतरिक महत्व को प्रधानता न देकर बाह्य परिवर्तन में प्रयत्नशील है। नवीन जीवन प्रेरणा को व्यक्त करने के लिए ही कला रूपों में नए प्रयोग होते हैं, प्रयोग के लिए प्रयोग करके नहीं। वस्तुतः पंत जी ने प्रयोगवादी कविता के स्वास्थ्य पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। असली प्रयोगवादी कवि के रूप में प्रसाद जी को प्रस्तुत कर दिया। इसका समर्थन बालकृष्ण राव ने किया और अपनी स्थापना दी कि प्रयोगवाद के आरंभकर्ता वस्तुतः पंत और निराला है। प्रयोगशील कविता छायावाद युग से ही आरंभ हो गई थी। युगवानी के पंत तो पूर्णतया प्रयोगशील कवि थे। पल्लव और वीणा में भी भाषा और छंद विधान के अनेक सुंदर और सफल प्रयोग हिंदी संसार के समान आ चुके हैं। निराला ने तो अपने प्रयोगों से क्रांति ही मचा दी। छंद और लय के उनके अनेक प्रयोग आज ये प्रयोगशील कविता से ही अधिक चौंकाने वाली थे। इससे भी अधिक आतंकित और आकर्षित करने वाले प्रयोग हो चुके थे। गिरिराज कुमार माथुर भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रयोगवाद का मूल तत्व निराला की कविताओं में मिलता है, लेकिन जहाँ तक प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्ति के आरंभ होने की बात है, माथुर की स्थापना कुछ और हो जाती है। उनके अनुसार 1939 में नरोत्तम नायर के संपादन में उच्छृंखल नामक पत्रिका के प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्ति का दर्शन होता है। इसमें केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद गहना से लौटती बार तथा वासंती हवा जैसी ताजगी से भरी कविताओं का प्रकाशन हुआ। लेकिन प्रोफेसर केसरी कुमार प्रयोगवाद का आरंभ एक वर्ष और पीछे खिसकाते हुए कहते हैं, प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ सन 1937-38 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा की प्रकाशित कविताओं से माना जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह प्रयोगवादी कविता के आरंभ के संदर्भ में उसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि तार सप्तक के प्रकाशन के पूर्व रूपाब, उच्छृंखल, हंस, विशाल भारत जैसी पत्रिकाएं परिवर्तन का उद्घोष कर रही थी। कर्मवीर क्षेत्रीय प्रतिभाओं को प्रकाशन में ला रही थी। तार सप्तक इसी जीवंत परिवेश की उपज और एक अभिव्यक्ति है। यह सच है कि हम हर युग की कविता में प्रयोगशीलता का तत्व होता है, इसलिए प्रयोग हर युग में होता है। हर काल का कवि अपने माध्यम से कुछ प्रयोग करता है, क्योंकि नए सत्यों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा के नए प्रयोग होते हैं। छायावाद काल में भी नए प्रयोग हुए और प्रगतिवादी कविता के दौरान भी प्रयोग धर्मिता अपने स्तर से जारी रही। लेकिन तार सप्तक के प्रकाशन से ही स्वोद्देश्य प्रयोगशीलता का एक सुसंगठित काव्य आंदोलन हमारे सामने आता है। तार सप्तक के कवि कविता को प्रयोग का विषय मानकर चलते हैं। यह पहली बार हुआ कि कविता को प्रयोग के निर्मित सृजन करने की उद्घोषणा हुई। ये राह नहीं, राहों के अन्वेषी हो गए। अज्ञे ने नए कविता के प्रवृत्ति शीर्षक कविता में स्पष्ट कर दिया कि तेरा कहना ठीक, जिधर मैं चला नहीं वह था पथ
मेरा आग्रह भी नहीं रहा मैं चलूं उसी पर, सदा जिसे पथ कहा गया जो, इतने इतने पैरों द्वारा रौंदा जाता रहा कि उस पर को छाप नहीं पहचानी जा सकती थी। निष्कर्षतः प्रयोगवादी कविता का विधिवत आरंभ सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक से ही हुआ, जो सन 1953 तक प्रयोग काल के रूप में मान्य हुआ और 1953 से लेकर 1960 तक की कविता को प्रयोगवाद का विकास काल कहा जा सकता है। 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादन में हुआ, जिसमें 7 कवियों में अज्ञे मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचरे, गिरजा कुंवर माथुर और रामविलास शर्मा की कविताएं शामिल थी। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें 7 नए कवियों को स्थान मिला, जिसमें भवानी शंकर मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती की कविताएं प्रकाशित की गई। इन काव्य संकलनों के अतिरिक्त प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के संपादन में प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का प्रकाशन होते रहा। इसके अतिरिक्त पटना से पाटल और दृष्टिकोण जैसी पत्रिकाओं ने प्रयोगवादी काव्यधारा को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तार सप्तक और पत्रिकाओं के अतिरिक्त इससे जुड़े कई कवियों की कविताओं के संग्रह भी प्रकाशित होने लगे। अज्ञे के भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, गिरजा कुमार माथुर के धूप के दान, शिला पंख चमकीले, इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, भवानी शंकर मिश्र का गीत फरोज, शकुंतला माथुर की सुहाग बेला, कूड़े से भरी गाड़ी आदि के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता की समृद्धि होती चली गई। इसी बीच डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में सन 1945 में प्रयोगवादी कवियों का अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित होना शुरू हुआ। इसी नाम से प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता पड़ गया। इस तरह एक ही कालखंड में चल रही प्रयोगवादी कविता को नई कविता के अतिरिक्त प्रपद्यवाद, प्रतीकवाद, रूपवाद आदि नामों से अभिहित किया गया। प्रपद्यवाद को आरंभ में नकेलवाद की संज्ञा दी गई। इसके प्रणेताओं के नाम नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता थे। इस प्रकार इस काव्यधारा को नामकरण बदलने में महारत हासिल है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता को इस काव्यधारा के विकास की 3 अवस्थाएं स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रारंभ में जब कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। इसी आंदोलन की एक शाखा ने स्वर्गीय नलिन बिलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग किया। दूसरी ओर डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त एवं लक्ष्मी नारायण वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम का प्रचार किया। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इस संदर्भ में निष्कर्ष तक कहते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते। उनकी मान्यता है कि कुछ विद्वानों ने प्रयोगवाद तथा नई कविता को भिन्न भिन्न माना, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ये दोनों एक ही कविता धारा के विकास की 2 अवस्थाएं हैं। सन 1943 में से 1953 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस कविता धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। प्रयोगवाद के जो उन्नायक है वे ही नई कविता की कर्णधार है और साथ साथ इन दोनों की काव्यगत प्रवृत्तियां भी एक ही तरह की है। यह एक सच्चाई है कि लेकिन तीसरे
तक के प्रकाशन के बाद नई कविता ने प्रयोगवाद की नींव पर खड़ा होकर अपना अलग महत्व बना लिया। इस बात भी उतनी ही सच है। इसलिए प्रयोगवाद का भले ही ऐतिहासिक महत्व न हो, लेकिन उसी महत्व के कारण वह अपनी अलग चर्चा का औचित्य तो प्रमाणित करता ही है। वस्तुतः प्रयोगवाद का जन्म छायावादी प्रगतिवादी कविता की सीमाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसके उद्भव के कारणों के संदर्भ में लिखा। प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्दाडंबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया। दूसरे, प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों एवं शब्द संस्कारों को अभिव्यक्तात्मक बना दिया। ऐसी स्थिति में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्दों में सामर्थ्य और न परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो पृथक थे सर्वथा नया स्तर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसलिए और भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियां विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। अर्थात पूर्ववर्ती काव्यधारा की पूर्ववर्ती काव्यधारा के रूढ़ियों और संस्कारों से ऊबकर कविता में नवीन वस्तु और नवीन शैली के आग्रह के कारण प्रयोगवादी कविता का उद्भव हुआ, जिसमें नवीन उपमानों प्रतीकों को ग्रहण करने, शब्दों में नई अर्थवत्ता भरने और संस्कारित करने की दृष्टि समाहित थी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने प्रयोगवादी कविता के जन्म के 3 कारण बताए। पहला है प्राचीन कविता अर्थात छायावाद तथा प्रगतिवाद की परंपराबद्धता और रूढ़िग्रस्तता। दूसरा है बदलते हुए समाज की सत्य और मूल्यों को उद्घाटित करने के लिए नवीन अभिव्यंजना की आवश्यकता। तीसरा है जीवन या अनुभव जगत के नए पहलुओं को नई दृष्टि से देखना और उन्हें नए चित्रों, अलंकारों, प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त करना। उपर्युक्त साहित्यिक कारणों के अतिरिक्त प्रयोगवाद के जन्म का कारण वैयक्तिक लिप्सा, अल्पकालीन प्रणेताओं के साहित्यिक क्षेत्र में चर्चित समादृत होने की मंशा भी थी। इसलिए छोटे से कालखंड में कई नाम से साहित्यिक आंदोलनों की भरमार दिखलाई पड़ती है। धन्यवाद।